वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी नेक्स्ट वीडियो, जो मेंस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है हमारी उसमें। और क्या डील करने वाले हैं हम इसमें? आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे की जाएगी, हाउ टू राइट गुड आंसर्स। दिस इज समथिंग वी गोइंग टू डील इन दिस वीडियो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब तक तो मैंने आपको सिक्योर के बारे में बता ही दिया है, आप पिछला वीडियो देख लेना। सिक्योर 2021 में हम कैसे डील करेंगे, कैसे उसको फॉलो करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम डील करेंगे कि भाई आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग इंपॉर्टेंट होती है क्यों, वो आपको इसी वीडियो में मैं समझाऊंगा। ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में भी एक एग्जांपल दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ भी दूंगा। जनरल मिस्टेक्स आप लोग क्या करते हो, उन मिस्टेक्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मिस्टेक्स आपकी होती हैं। मिस्टेक नंबर वन मिस्टेक है कि जब तक परफेक्शन नहीं आएगी मैं लिखना शुरू नहीं करूँगा। अनलेस आई हैव रेड माई एंटायर सिलेबस, तब तक मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। ये एक बहुत बड़ा पागलपन है। मैं कहूँगा ये एक तरह की बीमारी है कि हाँ, जब तक मेरे को सब कुछ नहीं आता तब तक मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। भाई इस बीमारी से जल्दी जल्दी बाहर आ जाना, क्योंकि पूरा सिलेबस कभी भी तुम नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हारा सारा सिलेबस होगा तब तक ऑलरेडी एग्जाम सिर पे होगा, और फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम रोने बैठ जाओगे कि राइटिंग प्रैक्टिस की नहीं। डायरेक्टली एग्जाम में सवाल देखोगे तो परेशान हो जाओगे। तो फिर क्या किया जाए, एक कहानी से शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से दिस इज माई टेक ऑन इन इंपॉर्टेंस क्या है आंसर राइटिंग की, भाई ये ज़रूरी क्यों है। मुझे लगता है कि जो हमारी रीडिंग है ना, वो होती है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन इज इक्वलेंट टू गैदरिंग एमनीशन। जैसे एमओ होता है ना, एमओ गैदर करते हो, जो गेम्स वेम्स खेलते होंगे, वीडियो गेम्स, उनको पता होगा, या जो जानते हैं कि आर्मी किस तरह से काम करती है। आर्मी के पास एमनीशन जो होता है ना, वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है। कितना हमें ज्ञान है, कितनी हम जानकारी रखते हैं, वो हमारा एम्यूनिशन होता है। राइटिंग, लिखना इज इक्वलेंट टू हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन। यानी कि इस इंफॉर्मेशन को जो आपने गैदर किया, इसको इस्तेमाल करना, वो होती है राइटिंग। इट इज इक्वलेंट टू शूटिंग प्रैक्टिस। यानी आपके पास एमओ है तो यू शुड नो हाउ टू शूट। Similarly, if you have the information, if you have this information, you must know how to use this information, how to write good answers. अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हम लोग क्या करेंगे, थ्रू आउट आवर प्रिपरेशन विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन वन थिंग। मेंस की तैयारी है सर 3 महीने है, मैं तो सिर्फ रीडिंग करूंगा, मैं तो ये पढ़ूंगा, मैं तो फलाना पढ़ूंगा, मैं तो ये करूंगा। भाई यही करते रह जाओगे तुम, यही करते रह जाओगे, और इस एम्यूनिशन को लेकर के तुम डायरेक्टली वॉर में कूद जाओगे, यानी कि एग्जाम में चले जाओगे। और क्या होगा, गोली बच जाएगी और पहली बारी में डेड, गेम ओवर। और यहाँ पे फिर अगले साल ही दूसरी गेम का मौका मिलता है, आप रीस्टार्ट नहीं कर सकते। तो करना क्या है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन लिमिटेड भी है, इफ़ यू इवन यू हैव लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी आप अच्छी प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर ला सकते हो। इंफॉर्मेशन आपके पास लिमिटेड ही होगी, वो चलेगी। राइटिंग इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। फिर कहूंगा आपका ज्ञान, वॉट एवर यू नो। लुक, एक छोटी सी आपको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इंटरमीडिएरी क्या है। आपको मार्क्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। हमारे से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बताते हैं यार इसको तो इतना नॉलेज था, इसके नंबर क्यों नहीं आए। आपने भी देखा होगा, आपके साथ जो आपके मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, होता है ये, हमारे साथ भी होता था। बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन नंबर नहीं आ रहे, मेंस में फेल हो गया। उसकी रीज़न क्या है, ये है आपका एग्जामिनर, ठीक है, ये हो आप। अब आप दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन तो है नहीं, डायरेक्टली एग्जामिनर तो आपको देख नहीं रहा, ठीक है ना, ये एग्जाम हो, ये आप सेल्फ। तो आपके बीच में एक मीडियम है। वो मीडियम क्या है, आपकी आंसर शीट। आपकी आंसर शीट पे लिखी हुई जो आपने चीज़ें हैं ना, ये आप यहां पे डालते हो, अपना ज्ञान इधर डालते हो, और वो इस ज्ञान को जज करता है। यहां तो बहुत ज्यादा ज्ञान है, मान लो यहां पे 100% ज्ञान है, लेकिन इधर से जब ट्रांसफर होकर इधर आया ना, तो वो 20% ही आया। तो मार्क्स देने वाला भाई 20 देगा ना, रोते क्यों कि ज्ञान तो बड़ा था लेकिन मार्क्स नहीं आए। तो करना क्या है, ये 80 भी होगा तो चलेगा। यहां पे अगर इसको तुम 60 भी उतार पाओ, 80 को, वो ज्यादा बेटर है, रादर की 100 था लेकिन 20 ही उतार पाए। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत क्रिटिकल है। पूरी जिंदगी ताउम्र हमें सिर्फ पढ़ना सिखाया जाता है, जबकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें जज करता है हमारी लिखाई से, हमारे लिखने के स्टाइल से। तो भाई लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने पे फोकस करो मेंस में।
रोज के 2 सवाल, 2 से 3 रोज के एक तो करना ही है। जो रोज का एक सवाल नहीं करेगा ही इज डेड, मेरे लिए वो डेड है, वो उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एक सवाल तो आपको रोज करना ही करना है किसी भी हाल में, लेकिन अगर 2-3 करते हो तो बहुत अच्छा, उससे अच्छा कुछ नहीं, जब तक आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज नहीं आती। क्योंकि मेंस की टेस्ट सीरीज आपको देनी है, उसके लिए मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, कौन सी टेस्ट सीरीज देनी है, कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है। बट आई होप सिक्योर में से, सिक्योर जो इनिशिएटिव है इनसाइट्स का, या एक ILP है IS बाबा का, वो भी बहुत अच्छा है। इन दोनों में से आप रोज का 1 या 2 सवाल प्रैक्टिस करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं आंसर राइटिंग के ऊपर। फर्स्ट पार्ट इज डन। नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन आंसर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आंसर का स्ट्रक्चर समझना। सबसे पहली चीज आपको बताऊं, कभी भी जब आप जवाब लिखने जाते हो ना, सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया है आपको, उस सवाल को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना, उसके सेंस को समझने की कोशिश करना कि भाई वो पूछ क्या रहा है, वो चाहता क्या है। वो आपसे एक पॉइंटेड सवाल आ रहा है, आपको पॉइंटेड आंसर देना है। ये लस्सी घोलने वाला काम मत करना कि यार कुछ एक शब्द आपको मिल गया कि गांधी जैसे आपको एक सवाल पूछता हूँ, गांधी जी के कुछ नोबल ट्रूथ पे कोई सवाल पूछ लिया, तो सिर्फ गांधी जी के नोबल ट्रूथ पेल के मत आना। देखना डायरेक्टिव क्या है, क्रिटिकली एनालाइज करने की बात कर रहा है, एग्जामिन करने की बात करता है, डिस्क्राइब करने की, इलेबोरेट करने की, इनको डायरेक्टिव्स बोलते हैं। दीज आर डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स के ऊपर एक अलग से वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में आप सीरीज आती रहेंगी। डायरेक्टिव्स की सेंस को कैसे जज किया जाता है मैं बताऊंगा कि ये डायरेक्टिव्स जैसे डिस्कस हो गया, ठीक है, इट्स अ डायरेक्टिव। ये बताता है कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है। क्रिटिकली इवेल्युएट, ओ शिट, ठीक है, क्रिटिकली इवेल्युएट, इस तरह के जो होते हैं ये डायरेक्टिव्स होते हैं। इलेबोरेट, हाँ समझ रहे हो, एल्यूसिडेट विद एग्जांपल्स, इस तरह के जो शब्द होते हैं डायरेक्टिव्स होते हैं। इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लीव इट। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सवाल की सेंस को समझना, सवाल को समझना, सवाल आपसे मांग क्या रहा है, डिमांड क्या है। 2 बार सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप सवाल की जो क्रक्स है ना उसको भूल करके कुछ भी लिख के आओगे, फिर आपको वही 2-3 नंबर मिलेंगे, जबकि आपको चाहिए 5-6, ठीक है। तो आंसर कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखना। ये जो GS 1 2 3 में, स्पेशली 4 में लिख लो तो चलेगा, GS 1 2 3 में ये वाली गलती कभी मत करना कि पैराग्राफ में लिख दिया, सर फलाने ने बोला था, टिंचे ने बोला था। भाई मिल गए होंगे, किसी को एक्सेप्शन को नंबर मिल गए होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी मिलेंगे। मैं एग्जामिनर हूँ यार, यूपीएससी में कोई भगवान आके पेपर चेक नहीं करते हैं। वही प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटीज़ में आपको पढ़ा रहे हैं ना, जिनके हाथों से आप पढ़ के निकलो, वही प्रोफेसर है जिन्होंने कॉलेज में पेपर चेक किए, वो यहाँ भी आके चेक कर रहे हैं। आप उस प्रोफेसर को, कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी शीट में, ये याद रखना। तो इंसान की तरह सोचो, उस प्रोफेसर को कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी शीट में, जबरदस्ती यूपीएससी ने उसको लेटर लिखा है। और आपको पता है यूपीएससी जब किसी प्रोफेसर को लेटर लिखता है तो वो डीम्ड टू बी रिलीव होता है। प्रोफेसर चाह के भी ना नहीं कर सकता, जबरदस्ती उसकी ड्यूटी लगती है, उसको पेपर चेक करने आना पड़ता है। तो भाई उसको जबरदस्ती बिठाया, वो जल्दी जल्दी पेपर चेक करके निकलना चाहता है वहां से, तो उसके काम को मुश्किल बताना। डोंट मेक हिज जॉब डिफिकल्ट, मेक इट ईजी फॉर हिम कि आप क्या लिखना चाहते हो, क्या आपको आता है, उसके लिए थोड़ा आसान बनाओ, उसको दिखे और वो बड़े आराम से आकर के आपके आंसर शीट चेक करें। प्रेजेंटेबल आंसर होने चाहिए तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अनप्रेजेंटेबल होगा तो क्या पता कोई बड़ा अच्छा प्रोफेसर जो बोले नहीं मैं किसी बच्चे के भविष्य के साथ खेलना नहीं चाहता, मैं तो एक एक लाइन पढ़ के आंसर ढूंढूंगा कि बच्चे को कितना ज्ञान है। ऐसे बंदे 10% भी नहीं होंगे उस ग्रुप में, तो अपना गुड लक, 10% बस फंसा तो फंसा। तो पैराग्राफ के चक्रों में मत पढ़ना यार, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अपने आंसर को स्ट्रक्चर बनाना, अच्छे से बुलेट्स या पॉइंट्स में लिखो। अगर पैराग्राफ भी बनाने तो हेडिंग डाल के अच्छे से अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको पॉइंट्स को, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप लिखते हो आंसर में मेन बॉडी, फिर लिखते हो कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन सबसे पहले, मेन बॉडी में कोशिश करनी है बुलेट्स और नंबर्स का यूज करना है, और किसी भी इशू के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स हेडिंग बना करके, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो व्हाट आर द पॉजिटिव्स 1 2 3 4, व्हाट आर द नेगेटिव्स 1 2 3 4, या बुलेट्स, इस तरह से आप अपना एंड में कंक्लूजन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ऑल पार्ट्स ऑफ द आंसर शुड बी एड्रेस्ड इन 2 to 3 लाइन्स स्ट्रिक्टली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन इतना लंबा नहीं होना चाहिए, 2 से 3 लाइन, भाई बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन। 2-3 लाइन से ऊपर जा रहे हो तो फिर आप सुसाइड करने चले हो। मेरी बात ऐसा था, आप सुसाइड करने चले हो और सक्सेसफुली सुसाइड कर लोगे अपना, अगर आपने 2-3 लाइन से ऊपर चला गया, क्योंकि आप फिर आंसर को मिस कर जाओगे और कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे लंबे लंबे इंट्रोडक्शंस पढ़ने में। तो 200 वर्ड की तुम्हारे पास लिमिट है, ठीक है, 200 to 250 वर्ड की लिमिट है। तो इसमें अगर आपने 50 वर्ड इंट्रोडक्शन डाली तो मेन बॉडी में क्या डालोगे, कंक्लूजन में क्या डालोगे, तो डर्थ ऑफ हमारे पास स्पेस है और टोटल वर्ड्स की लिमिटेशन है, तो हमें 2 से 3 लाइन से ऊपर नहीं जाना है। अब कैसे स्टार्ट करना है अपना इंट्रोडक्शन, किसी भी इशू पे जो सवाल पूछा है, या तो उसकी छोटी सी बैकग्राउंड देख करके, या उस इशू से रिलेटेड कोई डेटा कोट कर दो, कोई फैक्ट कोट कर दो,
या उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपको दिखता है उस इशू से रिलेटेड, वहां से स्टार्ट कर दो, या फिर डेफिनेशन डाल दो। डेफिनेशन के लिए मैं एक वार्निंग यहां पे स्टार दे दूंगा। वार्निंग ये है, डेफिनेशन खुद से मैन्युफैक्चर मत करना यार, अपनी मर्जी से डेफिनेशन बनाकर मत बैठ जाना। ओनली व्हेन यू नो इट, इफ यू नो अ डेफिनेशन ओनली राइट इट देन, अदरवाइज ऐसे अपने मन से कोई डेफिनेशन बना के मत लिखना, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन। ठीक है, आगे एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि आपको कोई काउ स्लॉटर के ऊपर एक सवाल है, इट्स अ वेरी बर्निंग टॉपिक, तो इसके ऊपर कोई सवाल पूछा तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? पहला पॉइंट क्या था, मैं आर्टिकल 48 से स्टार्ट करूंगा। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 48 जो है हमें बताता है कि किस तरह से हमें ऑर्गेनाइज करना है इस एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर जो सेक्टर है, और मिल्क कैटल को, उनकी ब्रीड को इंप्रूव करना है, प्रिजर्व करना है। तो भाई दिस इज वन ऑफ द आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन स्टार्ट विद दैट, देन वी कैन मूव ऑन कि मेन बॉडी में हम कैसे लिखना है। या फिर इस इशू की बैकग्राउंड, कोई बैकग्राउंड जो कंट्रोवर्सी आपको पता हो कि बैकग्राउंड क्या है, छोटी सी बैकग्राउंड की भाई इस तरह से ये स्टार्ट हुआ था, गांधी जी ने इसका फेवर किया था क्योंकि इंडिया की एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, तो बस उस तरह से, या गांधीयन प्रिंसिपल है। या फिर इस तरह से कोई फैक्ट देखे कि टोटल मिल्क कैटल पॉपुलेशन इन इंडिया इज 190 मिलियन एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स एंड न्यूट्रिशन फॉर एवर इंक्रीजिंग एंड अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन। बस अच्छा सा इंट्रोडक्शन बन गया ना, एक छोटी सी आपने फैक्ट के साथ स्टार्ट किया। तो पॉइंट फिर से देख लो, यहीं पे मैंने मार्क किया दोबारा से कि इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन से ऊपर सुसाइडल होता है। प्लीज ऐसा मत करना, जब आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो डेफिनेशंस के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने अपनी बहुत इसको सीरियसली लिया था लास्ट अटेम्प्ट में, मेरे दोस्त ने मुझे गाइड किया था, तो देन आई रियलाइज कि मैं क्या ब्लंडर कर रहा था इससे पहले। बहुत सारी टर्म्स हैं जो आप डेली एनकाउंटर करोगे, जब आप अपने करंट अफेयर पढ़ोगे, नई नई टर्म्स आएंगे, नई नई शब्दावली आएगी, तो यार उनको गूगल करके ना उनकी अच्छी अच्छी डेफिनेशंस, जो परफेक्ट डेफिनेशंस हम अपनी कॉपी में कहीं लिख लो। आपके सिलेबस में ही बड़े सारे वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल जो वर्ड मैंने यहां पे लिखे हैं ना, एटलीस्ट आपका आज यही काम है अपनी करंट अफेयर की नोटबुक निकालना। करंट अफेयर की नोटबुक कैसे बनानी है वो वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से आप वो वीडियो देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा मैं नोटबुक बनाने का स्टाइल कैसा था। ये डेफिनेशंस आपका होमवर्क आज ही। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखोगे, फेडरलिज्म की डेफिनेशन लिखोगे, जुडिशियल एक्टिविज्म की लिखोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की लिखोगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, फॉरेन पॉलिसी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, साइबर क्राइम, एटसेट्रा एटसेट्रा। बाकी तो आपका काम है ढूंढना जो भी नया शब्द आता है, लेकिन ये शब्दों को तो आप आज से स्टार्ट के लिए मैंने आपको कुछ शब्द दे दिए, ये आएंगे। मेरी बात याद रखना, ये आपकी जो 60 सवाल है ना GS 1 2 3 4, मेरे से बिलीव मी 5 से 6 सवालों में तो इन्हीं की डेफिनेशन से आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो बने बनाए इंट्रोडक्शन हम घर से लेके जाएंगे। 20 सवाल में से मैं उम्मीद करता हूं 8-9 इंट्रोडक्शन तो मैं जेब में डाल के जाऊंगा घर से। फैक्ट, फिगर, डेटा, डेफिनेशंस, बैकग्राउंड लेकर के जाऊंगा मैं, बना बनाए इंट्रोडक्शन, 2 लाइन 3 लाइन खत्म, मूव ऑन नेक्स्ट। इस तरह से हम आगे बढ़ना है। तो मेन बॉडी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रीड क्वेश्चंस 2-3 times, understand the demand of the question by focusing on the directives. Don't just start writing anything, कुछ भी मन में आया लिख दो, वैसे मत करो। Understanding directive is very important. Another video we will deal with, in another video we will deal with this topic, directives कैसे देखे जाते हैं। जैसे सवाल आ गया, एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं कि भाई क्रिटिकली एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा इन गांधीयन पॉलिटिक्स। अब मेरा एक लल्लू दोस्त था, उसने देखा अहिंसा इन गांधीयन पॉलिटिक्स, पेल दिया अहिंसा का कंसेप्ट उसने। यार मांगा ही नहीं तुझसे, एग्जामिनर पूछ रहा है कि अहिंसा का जो कंसेप्ट भाई तुझे पता है, जो तूने पेला है, उसको क्रिटिकली एनालाइज कर, क्रिटिकली एनालाइज कर। यानी कि पहले अहिंसा की बैकग्राउंड दे, गांधी जी ने इसको यूज किया, इसका मीनिंग क्या था, फिर इस अहिंसा को पॉजिटिव्स दिखा, फिर इस अहिंसा के नेगेटिव्स दिखा, फिर इसको किसी से कंपेयर कर, और उसके बाद अपना कंक्लूजन दे दे। ये आंसर का स्ट्रक्चर था। लेकिन भाई बंदा अहिंसा लिख के आ गया, फिर बोलता मैंने तो पूरा किया था, मार्क्स नहीं मिले। क्यों मिलेंगे मार्क्स, तेरे से मांगा ही नहीं था किसी ने जो तूने लिखा। तो इस तरह से अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आशा आपको समझ आ गया होगा, आई होप इससे आपको थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सेकंड सवाल, इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसाइसिव रोल टू प्ले इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, कमेंट विद एग्जांपल। सवाल का डायरेक्टिव देख लो, कमेंट विद, ये 2020 का सवाल है, शायद 2020 यूपीएससी मेंस का सवाल है। तो इसमें बच्चे पता चलेंगे, हाँ इंडियन डायस्पोरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज डन दिस एंड दैट एंड बुलशिट ऑल्सो। एग्जाम्पल के साथ लिखो भाई, सवाल क्या रहा है, एग्जाम्पल्स दो। डायस्पोरा में इंडियन कौन कौन से लोग थे जिन्होंने एक प्रॉपर रोल किस में प्ले किया, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में,
फाइंड आउट द पीपल हु हैव प्लेड सच क्रिटिकल रोल. लुक, इंडियन डायस्पोरा में अभी रिसेंटली यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, मैंने कहा फॉरेन मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, चेक कीजिएगा, वो दोनों इंडियन है. दे प्लेड अ क्रिटिकल रोल. एग्जाम्पल से बता सकते हो आप उनकी पॉलिटिक्स में. इकोनॉमी के लिए लुक आउट फॉर द पीपल और लिविंग आउटसाइड. आप पढ़ रहे हो, देखो कोई ना कोई आपको भी नहीं जाएगा इकोनॉमी में, कोई इकोनॉमिक सेक्टर में ऐसा बंदा होगा. अच्छा मित्तल था ना शायद, मित्तल, आर्सलर मित्तल, वो यूनाइटेड किंगडम में सिटीजन है, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. सो सवाल को समझो, सवाल जो कह रहा है वो जवाब लिखो अपने मन से, नहीं जो मन में आया वो नहीं, वैसे काम नहीं करने हैं. अनलेस आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल नालायक हो, डल हो, डम हो, या आपको नहीं आता, सवाल ऐसा है कि मेरे को कुछ नहीं आता, तो भाई कुछ तो कुछ अटेम्प्ट करके आएंगे. उस केस में आप कुछ भी फेल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 1 से 2 नंबर मिल जाएगा. लेकिन अगर आपको आता है तो फिर अच्छे से लिखेंगे. ठीक है. वैल्यू एडिशन. योर आंसर मस्ट बी सब्सटेंशिएटेड विद. ये एक इतना अच्छा, यार मेरे को इतना सही लगता है ना ये पोर्शन, ये क्रक्स है यार, पूरी की पूरी यूपीएससी मेंस का ये क्रक्स है. बिलीव मी यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे सब यहीं से डिसाइड होगा. आप मतलब दूध से मलाई जो अलग होती है ना, वो यहीं पे अलग होगी. अपने आंसर्स में एग्जाम्पल्स अच्छी अच्छी डालना यार. मेन बॉडी में आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोट करो, फैक्ट्स और फिगर डालो. अगर कोई सोर्स आपको पता है कि भाई फैक्ट WHO का है तो सोने पे सुहागा. अगर नहीं भी पता है तो भी फैक्ट और फिगर डाल दो क्योंकि इंपॉर्टेंट है. कोर्ट की जजमेंट डाल दो, भाई फलाने फलाने कोर्ट ने इस जजमेंट में इस पे ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया था. आंसर एनरिच हो जाएगा आपका यार. कमेटीज बनती हैं टाइम टू टाइम, वेरियस कमेटीज बन रही हैं, तो कोई एक्सपर्ट कमेटी का वो डाल दो ओपिनियन कि कमेटी ने इस पे ये बोला था. जो स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं, लेकिन ARC रिपोर्ट्स हैं, नीति आयोग है, UN की बॉडीज हैं, इनकी बड़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, उनको कोट करो. दैट विल गिव यू रियल गुड मार्क्स. मत मान लो आप ना आधे से 1 नंबर ना आपका यहीं से ऐड होगा, आधे से 1 नंबर. और 20 सवाल हैं यार, अगर 10 से 15 नंबर भी आपके ऐड हो रहे हैं ये टेक्निक अडॉप्ट करने से, तो 3 पेपर मतलब 30 से 45 नंबर मेक और ब्रेक. रैंक 1 से या रैंक टॉप 10 से लेकर के लास्ट तक यही डिसाइड हो जाएगा. 30-45 खत्म, लिस्ट खत्म. तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ. सो कोई भी ज्ञान जो आप एग्जाम में देते हो अपनी तरफ से विदाउट जस्टिफिकेशन, इलस्ट्रेशन और वैलिडेशन हैज़ नो वैल्यू. कोई खास वैल्यू नहीं, ज़्यादा नंबर नहीं मिलते. बंदा कहता है ठीक है अपनी तरफ से ज्ञान मिल रहा है. ये सब डाल दोगे ना तुमको लगेगा कि वाह यार इस बंदे ने सब्सटेंशिएट किया है अपने आर्ग्यूमेंट को, अपने आंसर को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और एक बड़ी अच्छी चीज़, कई बार ना कुछ चीज़ें हमें डालनी होती हैं, हम समझ नहीं पाते कैसे करेंगे. फ्लो चार्ट डालो, डायग्राम्स ऐड करो आंसर में. देखो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, ज्योग्राफी में तो आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलेगी. एक मैप उड़ा दो, आगे रिसोर्स के ऊपर, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, इंडिया का तो इंडिया का मैप बना लो, जल्दी 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 बना लो यार. मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर बन गया तो ठीक है, देखते हैं. या आई हैड प्रैक्टिस्ड. तो इट्स अ डायग्राम, और ऑनलाइन बनाना थोड़ा सा टफ है. आई एम सॉरी अगर बड़ा गंदा बन रहा हो तो. हाँ बना दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे क्योंकि ऑनलाइन है ना, बट अदरवाइज मैंने बड़ी प्रैक्टिस की थी यार अपने टाइम में इसकी. तो जल्दी जल्दी मैप बनाता था, 2 मिनट 30 सेकंड लगते थे. मैप बनाया, रिसोर्स बना दिया, फलाना फलाना यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे डायग्राम बना ली. तो उससे क्या होता था ना, एक इंप्रेशन बनता था. एग्जामिनर को समझ आती थी अच्छा इस बच्चे को समझ है, वो पढ़ेगा भी नहीं, वो मैप देख कर जज कर लेगा, हाँ हाँ इसको पता है कौन सी चीज़ कहाँ है. ग्लोबल मैप बना दो. मैंने हर कॉन्टिनेंट का मैप प्रैक्टिस किया, पूरे वर्ल्ड का मैप प्रैक्टिस किया था, और मेरी कॉपी भरी रहती थी मैप प्रैक्टिस मैप प्रैक्टिस मैप प्रैक्टिस. 30 सेकंड 1 मैप कंप्लीट. उसके ऊपर कुछ कुछ मार्किंग बना लो, उसको हैचिंग कर दो, डार्क कर लो, भाई कौन सी चीज़ कहाँ है. एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है, उससे ना एग्जामिनर आपको हमेशा अच्छे मार्क्स देता है. ही नोज कि यार इस बंदे को इस चीज़ों का पता है. फ्लो चार्ट में एक एग्जाम्पल देता हूँ. मुझे एक सवाल आया था, वही क्रिटिकली एनालाइज टाइप का कुछ ऐसा सवाल था, जो हमारा बॉन्ड सिस्टम है, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिस्टम है उस पर मेरे को सवाल आया था. अब क्रिटिकली एनालाइज करना था और मुझे बताना भी था इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं. तो मैं कल इतना लंबा लिखूंगा 10 लाइनें लगेंगी. मैंने एक वो बनाया डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाया इस तरह से. यहाँ पे बनाया बैंक, ठीक है, कितना सिंपल तरीके से बैंक. ये बनाया मैंने यूजर बैंक से बॉन्ड लेता है पॉलिटिकल पार्टी को, ये आ गई पार्टी, ठीक है. इस तरह से मैंने डायग्राम बनाई. पार्टी को देता है, पार्टी बैंक से रिडीम कराती है, रिडीम लिख दिया यहाँ पे. कितना सिंपल है, कैन यू इमेजिन. मैंने इस फ्लो चार्ट से एग्जामिनर को ये दिखा दिया कि मुझे पता है ये कैसे प्रोसेस काम करता है. उसको मैंने आगे अपना काम स्टार्ट कर दिया, आगे जो उसकी एनालिसिस था वो लिखना शुरू कर दिया. आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा अच्छी टेक्निक थी? तो फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल भी हमें करना चाहिए.
क्योंकि लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड टाइम है, तो दिस इज गुड। देखो ये एक एग्जांपल आपके सामने, सिविल सर्विस की वैल्यू करते हैं, टक 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 टक, ये फ्लो चार्ट गुड, बहुत अच्छा बनाया उसने। इंटीग्रिटी, न्यूट्रलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, लीडरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, कमिटमेंट टू द पब्लिक सर्विस एंड एम्पैथी, बना दिया, खत्म। ये आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेफिनेशन क्यों लिख रहे हो, ये बना दो, बहुत अच्छा। 3 सर्कल, टक टक टक, खत्म, लिख दो इनके बीच में क्या क्या, सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक, ये बेरेबल, वायबल एंड इक्विटेबल, और बीच में आगे सस्टेनेबल। इस तरीके से बना लो, बड़ा 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 अच्छा लगता है ना, ऐसे आंसर इजी होता है। ये देखो वर्ल्ड मैप, ये मैंने प्रैक्टिस किया हुआ था, दिस इज हाउ यूज टू प्रैक्टिस। तो इस तरह से आप बार 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 प्रैक्टिस, और हर कॉन्टिनेंट को प्रैक्टिस करेंगे। यूट्यूब पे सर्च करना कि इजीली मैप कैसे बनाते हैं, एक लिंक मुझे दिखा था, हाउ टू ड्रॉ इंडिया मैप इजीली वीडियो, या ऐसे करके इंडिया मैप्स इजीली वीडियो, ये यूट्यूब पे मिल जाएगा। या वर्ल्ड मैप या कॉन्टिनेंट के मैप आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैल्यूएडेशन चीज़ें हैं जिससे आपको वो एक्स फैक्टर जो आता है ना आपकी राइटिंग, वो यहीं से आता है। तो क्रक्स ऑफ द आंसर राइटिंग, क्रक्स ये है, rather than writing more in detail about one topic, write more dimensions of each topic, that will fetch you more marks। मतलब एक टॉपिक को बड़ी गहराई में खोदने से बेहतर होता है कि उसको थोड़ा चौड़ा किया जाए। मतलब डोंट डिग डीप, गो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करो, उसी टॉपिक को अलग 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 एंगल से सोचो। और वो कैसे करना होता है, आपको कोई टॉपिक दिया है, कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था इंडियन डायस्पोरा का, तो भाई हिस्टोरिकली सोचेंगे इंडियन डायस्पोरा का रोल, ज्योग्राफिकली सोचेंगे, सोशली, पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, जुडिशियल, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा हमारा यूपीएससी का सिलेबस है, ध्यान से देखो पूरा सिलेबस है। इन सब एंगल से जब हम चीज़ों को सोचेंगे ना, तो हमें इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिल जाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, इतने अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स मिल जाएंगे, दैट विल गिव अस वेरी गुड डायमेंशंस आंसर अच्छा बनाने के लिए। तो कोशिश करनी है कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा एंगल्स को कवर करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये भी आई होप क्लियर हो गया। एक चीज़ मैं और भूल गया, आपको बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन भी करना है। ये मैं शायद इसमें स्लाइड्स में नहीं डाल पाया हूँ, जल्दी जल्दी मैंने बनाया था। डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाईलाइट करना बड़ा ही, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आपने लिख लिया, आपको लगता है यार ये मेरे वो है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरलाइन कर दो उसको, समझ लो, उसको अंडरलाइन करना बड़ा ज़रूरी है। या फिर आप कोई डेफिनेशन लिखते हो तो पूरी की पूरी डेफिनेशन अंडरलाइन कर लो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंडरलाइन कर लो। तो कितना अंडरलाइन करना है, 5 to 10% ओनली, याद रखिएगा। पूरी की पूरी शीट ही अंडरलाइन मत करके आ जाना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। 5%, हर आंसर में 5% से ज़्यादा अंडरलाइन नहीं करना है, नॉट मोर देन 5%। आई होप इट इज़ क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। सो इट इज़ ऑलरेडी डन, हमने इस पर डिस्कशन कर लिया। सो कंक्लूजन नाउ, अब आपके आंसर में इंट्रो तो हो गया, ठीक है, उसके बाद मेन बॉडी भी हो गई। मेन बॉडी के बाद क्या आएगा, मेन बॉडी के बाद आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं, यू कैन बैलेंस योर कंक्लूजन विद अ हेल्दी पॉजिटिव ओपिनियन। पॉजिटिव ओपिनियन के साथ एंड करना। हो सकता है पॉजिटिव ओपिनियन भाई कोई नया ना हो, किसी का ही है, ये ऑलरेडी मार्केट में पता है, लेकिन पॉजिटिव है। इट शुड नॉट बी ओरिजिनल, मस्ट नॉट बी, मतलब जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली, बट आप पॉजिटिव से एंड करोगे। कभी भी नेगेटिव नोट पे एंड मत करना, वो पेसिमिस्टिक व्यू दिखता है। आप यहाँ पे नेगेटिविटी के लिए नहीं आए हो, पूरी प्रॉब्लम समझने के बाद पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू समथिंग ऑप्टिमिस्टिक, सम गुड सोल्यूशन, सम फॉरवर्ड लुकिंग टाइप चीज। तो भाई इस चीज का ध्यान अच्छे से रखना है। नेवर एंड योर कंक्लूजन बाय पोजिंग अनदर क्वेश्चन, इससे नहीं होगा तो क्या होगा, इस प्रकार का ज्ञान नहीं फैलना है अपने आंसर के कंक्लूजन में। कंक्लूजन हमेशा सोल्यूशन देकर के होगा या फिर थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होगा। ऑप्टिमिस्टिक में होता है कि ठीक है इश्यूज हैं, लेकिन अगर हम XYZ करेंगे तो ये इशू रिजॉल्व हो सकते हैं, होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है, हम बोलेंगे कि हो सकते हैं, ठीक है, ये हम पॉजिटिविटी दिखाएंगे। ट्राई टू पुट फॉरवर्ड अ सोल्यूशन और अ वे फॉरवर्ड, दिस शो अ पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड एंड विलिंगनेस टू फाइंड सोल्यूशंस, थिंग्स दैट एनी एस्पिरेंट शुड पोजेस। यूपीएससी इज लुकिंग फॉर दीज क्वालिटीज। सो इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, अब कंक्लूजन्स के लिए क्या करना है आपको, कैसे तैयारी करनी है सर, ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं बताता हूँ। जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हो, यू विल स्टम्बल अपॉन मेनी गुड लाइंस यूज्ड इन कंक्लूजन्स और इवन इंट्रोडक्शंस में। आप आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स पढ़ोगे ना तो भाई बहुत प्यारी प्यारी लाइंस मिलेंगी आपको वहां पे, उनको लिखोगे अपनी कॉपी में, करंट अफेयर्स की नोटबुक में लिखोगे। कैसे बनानी है, वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, चेक कीजिएगा। इस तरह के बने बनाए कंक्लूजन्स होने ही चाहिए। एटलीस्ट 20-30 ऐसे कंक्लूजन और इंट्रोडक्शंस आपके पास कैची फ्रेजेस वाले, अच्छे अच्छे शब्दों वाले होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ।
एक तो ये हो गया कि जब भी कोई स्कीम रिलेटेड सवाल आता था ना, तो मैंने उसके लिए कंक्लूजन ऑलरेडी बना के रखा था। क्या बना के रखा था? द इशू इज नॉट द लैक ऑफ प्लानिंग बट द लैक ऑफ प्लानिंग ऑफ इंप्लीमेंटेशन। मैं कहता था कोई भी स्कीम या पॉलिसी जो इंडिया में है वो इसलिए फेल नहीं होती कि उसमें प्लानिंग नहीं की गई है, इसलिए फेल होती है कि इंप्लीमेंटेशन को लेकर प्लानिंग नहीं की गई है, फॉर्मुलेशन को लेकर तो की है। अगर हम ये करेंगे तो स्कीम सक्सेसफुल हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव तरीके से दिया। तो ये मैंने एक बना बनाया मेरा वो था इंट्रोडक्शन, सॉरी कंक्लूजन। अगला फॉरेन पॉलिसी को लेकर के मैंने क्या बनाया था कि फाइनली द सक्सेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी विल बी जज्ड बाय द डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इट होल्ड्स इन टेकिंग डिप्लोमेटिक डिसीजंस। खत्म। मैं मानता हूं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी तभी सक्सेसफुल होगी जब हम ये देखें कि हम कितने ऑटोनमस हैं अपने डिसीजन लेने में। किसी के सॉरी पिट्ठू तो नहीं बन गए हैं, अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट से हम ले रहे हैं। तो इस तरीके के कंक्लूजन हम पहले से ही बना के चलते हैं। कुछ अच्छी लाइंस मिल जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक लाइन थी दैट इंडिया हैज टू एंगेज, बहुत अच्छी लाइन है, देखना, यूएसए, मैनेज चाइना, कल्टीवेट यूरोप एंड डीपन इट्स रिलेशन विद जापान। बहुत प्यारी लाइन थी, मैंने नोट कर ली, आप भी नोट कर लो। इंडिया को फॉरेन पॉलिसी में भी क्या करना है? यूएस के साथ अपनी एंगेजमेंट को फर्दर बढ़ाना है, चाइना को किसी तरीके से मैनेज करना है, यूरोप को कल्टीवेट करना है और जापान को फर्दर डीप एंगेजमेंट्स में उसके साथ आगे बढ़ना है। दिस इज ऐसी ऐसी लाइन्स आपको मिलेंगी यार, जब आप पढ़ोगे ना तो उनको कॉपी करना है। तो हमारा खत्म हो गया यहाँ पे स्लाइड शो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको हेल्प करेगा। अगर नहीं समझ आएगा एक बार फिर से देखना, बहुत सारे सवालों को मैंने जवाब देने की कोशिश की। लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल हो, इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर। तो कमेंट्स में आप डाल सकते हो, और अगर कमेंट्स में नहीं डाल पा रहे हो या कमेंट जनरली मैंने मैं ऑटो डिसेबल कई बार ना डिलीट कर देते हैं, वो कुछ मुझे नहीं पता क्यों हो जाता है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो। टेलीग्राम पे अपने सवाल भेज सकते हो। टेलीग्राम आईडी मेरी है @ADI2610। सर्च कीजिएगा, आपको मैं मिल जाऊंगा, या मेरा नाम आदित्य संगोत्रा सर्च करिएगा तो आपको वो भी मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, 2-3 दिन के बाद अगला वीडियो आएगा डायरेक्ट टिप्स के ऊपर, और हम देखेंगे कि फर्दर हम किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं आंसर राइटिंग में और मेंस में अच्छा स्कोर लाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।